पीपीएससी के रिटन टेस्ट के हवाले से कुछ टिप्स और कुछ सजेशन पर मुश्तमिल है आज की वीडियो। स्टार्ट करते हैं कि पीपीएससी के टेस्ट के लिए, लेक्चरशिप के टेस्ट के लिए या इवन एफपीएससी के टेस्ट के लिए जब आप जाते हैं तो कुछ एप्लीकेंट्स के लिए, चूंकि ये वेरी फर्स्ट टाइम होता है सब कुछ, तो कुछ प्रॉब्लम्स फेस होती हैं। और चूंकि आप लोग टेस्ट के लिए जा रहे होते हैं तो फिर समटाइम्स कमरे का ना मिलना या मतलूबा रूम नंबर तक ना पहुंच सकना, या टेस्ट के लिए जाते हुए ज़रूरी कागजात वगैरह घर भूल जाना, तो ये रूटीन की चीज़ें हैं जो कुछ एप्लीकेंट्स के साथ पेश आती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपने टेस्ट सेंटर में पहुंच के अपना रूम नंबर और सीट नंबर कैसे पता करना है, टेस्ट सेंटर का माहौल कैसा होगा, टेस्ट करते हुए किन गलतियों से बचना ज़रूरी है, और सबसे इम्पोर्टेंट नेगेटिव मार्किंग से आप किस तरह से बच सकते हैं। तो आप यूँ कह लीजिए कि ये लेक्चरशिप के टेस्ट के डूज एंड डोंट्स हैं जिनको हमने जहन में रखना है। सबसे पहले ये रखिए, ये चीज़ जहन में रखिए कि चूंकि कोरोना पेंडेमिक के एसओपीज पर बड़ा फोकस किया जा रहा है, इसके साथ आपकी सिक्योरिटी चेकिंग भी इम्पोर्टेंट होगी। फिर आपके पार्किंग के मसाइल भी होंगे कि आपको सेंटर से दूर पार्किंग मिलेगी। तो अपने टेस्ट सेंटर पर जो रिपोर्टिंग टाइम आपके एडमिशन लेटर पर लिखा हुआ है या रोल नंबर स्लिप्स पर लिखा हुआ है, उस रिपोर्टिंग टाइम से कम 20 मिनट पहले आप उस जगह पर पहुंचिए, ताकि अगर एसओपीज के हवाले से वहां पर कुछ सिक्योरिटी चेकिंग है या सोशल डिस्टेंसिंग है या सैनिटाइज किया जा रहा है, किसी जगह पर सैनिटाइजर यकीनन रखे हुए होंगे और आपको उस मरले से गुजरना होगा, तो गवर्नमेंट ने भी आपको उस एतबार से टाइम दिया है। लेकिन आप भी ये चीज़ जहन में रखें कि अगर कोई ट्रैफिक जैम है खुदा ना खास्ता, या आपको अपनी व्हीकल से उतर के काफ़ी जो डिस्टेंस है वो पैदल चल कर तय करना है, तो ऐसी सूरत में आप लेट हो सकते हैं, आपको आगे वक्त पे कमरा ढूंढने में, अपनी सीट नंबर तक पहुंचने में प्रॉब्लम हो सकता है। तो कोशिश करें कि आप 20-25 मिनट रिपोर्टिंग टाइम से पहले अपनी जगह पर पहुंचिए। सेकंड, जब आप जा रहे हैं तो लाजमी तौर पर यह जहन में रखिए कि आपके पास फेस मास्क हो, आपके पास अपनी वाटर बोतल होगी, क्योंकि आपके रिपोर्टिंग टाइम से लेकर आपके एग्जिट तक समटाइम्स आपको 4 घंटे लग जाते हैं, इतना रश होता है निकलते हुए। तो ऐसी ज़रूरत में ज़ाहिर है वाटर कूलर का अरेंजमेंट नहीं होगा कोरोना की वजह से, तो अपना वाटर बॉटल साथ लेकर जाएं, अपना ओरिजिनल सीएनएसी साथ लेकर जाएं, इसके बगैर हो सकता है आपको एंटर ना होने दिया जाए। फोटो कॉपी नहीं चलती, और वो जो कलर कॉपी करवा लेते हैं वो भी नहीं चलेगी, आपके पास ओरिजिनल सीएनआईसी होना चाहिए। कॉपी ऑफ पीपीएससी रोल नंबर स्लिप एडमिशन लेटर, जो आपके ईमेल पर आपका एडमिशन लेटर आया है वही आपकी रोल नंबर स्लिप है, वही आपका एडमिशन लेटर है, तो लाजमी तौर पर आपने वो साथ लेकर जाना है। क्लिप बोर्ड, गत्ता साथ लेकर जाएं, वो नहीं रोकते, आप उस पे अपना पेपर रख के आप सॉल्व कर सकते हैं, बबल्स फिल कर सकते हैं, आपको इसमें आसानी रहेगी। रिस्ट वॉच, टाइम बाज़ का कमरे में अगर क्लॉक मिसिंग है तो आपके पास रिस्ट वॉच होनी चाहिए ताकि आप अपना टाइम देख सकें। स्केल, पैमाना, फुट्टा आपके पास हो, आपको ये मदद देगा बबल्स को फिल करने में। और इसके साथ ब्लैक पॉइंटर या मार्कर आप कम से कम 2 साथ ले जाएं, खुदा न खास्ता एक गिर जाता है, नहीं चलता, तो दूसरा आपके काम आ सके। और अगर आप मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आप वाइट बोर्ड वाला मार्कर ले जाएं तो वो एक ही बार सर्कल के अंदर, बबल के अंदर रखने से पूरा बबल फिल हो जाता है, तो इससे आप टाइम बचा सकते हैं। तो मैंने जब टेस्ट दिया था तो मैं भी अपने साथ ये जो ब्लैक वाइट बोर्ड मार्कर होता है मैं ये ले गया था, ठीक है। तो उससे क्योंकि एक ही बार उससे बबल फिल हो जाता है, तो अदरवाइज दूसरे पॉइंटर से आपको बबल फिल करना पड़ता है, उसमें आपका टाइम ज़्यादा लगता है। सेंटर में पहुंचने के बाद क्या होगा, हाउ टू फाइंड योर रूम नंबर एंड सीट नंबर, तो एक सीटिंग प्लान लगा होगा, बाज़ का ये ट्राईपोड पर लगा होता है सेंटर के बाहर, बाज़ का ये किसी दीवार के साथ या नोटिस बोर्ड पे चिपका हुआ होगा। तो अगर तो ये बहुत बड़ी बिल्डिंग है, जैसे आप अगर आप लाहौर बोर्ड की बिल्डिंग में जाते हैं लॉरेंस गार्डन के सामने, तो वहां पर फिर आपको फ्लोर नंबर
पहले ढूंढना होता है कि आपका जो रोल नंबर है वो किस फ्लोर पर है। तो वहाँ पे फ्लोर पे लगा होगा कि इस फ्लोर पर यहाँ से यहाँ तक रोल नंबर है। फिर आगे आप ढूंढेंगे रूम नंबर, रो नंबर और सीट नंबर। अदरवाइज अगर किसी यूनिवर्सिटी में टेस्ट होते हैं, जैसे इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर का सेंटर, तो यहाँ पे उमूमन ब्लॉक नंबर लिखा होगा या ब्लॉक नेम लिखा होगा। तो उससे आप अपना ढूंढेंगे पहले ब्लॉक नंबर या ब्लॉक नेम वाइज, उसके बाद फिर अपना रूम नंबर, रो नंबर और सीट नंबर। तो इस सारे प्रोसेस में आपको 15 से 20 मिनट लग जाते हैं एंटर होने के बाद भी। उसके बाद ये कि एटमॉस्फेयर इनसाइड द टेस्ट हॉल, ये डिपेंड करता है। जैसे मैंने लास्ट टाइम जब लाहौर में दिया था, मेरी जिस सेशन में सिलेक्शन हुई, तो बड़ा रिलैक्स माहौल था। टेस्ट के जो इन्विजिलेटर्स होते हैं वो अमूमन स्कूल साइड के लोग होते हैं या प्राइवेट लोगों को हायर किया जाता है, तो वो तो आपको कुछ नहीं बताते। लेकिन जिस साल हमारा टेस्ट हुआ था, उन्होंने हमें आपस में एक दूसरे के साथ बातें करने से उन्होंने बिल्कुल नहीं रोका। लोग पूछ रहे थे, बता रहे थे। तो उसमें मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ना ही पूछें और ना ही बताएं, क्योंकि आपको नहीं पता होता कि जो आपको बता रहा है वो सही बता रहा है या गलत बता रहा है। आप अपने पेपर पर फोकस करें। तो लाहौर सेंटर का तो खास तौर पे जो लॉरेंस गार्डन के सामने सेंटर बनता है, तो उसमें तो ये कि नहीं होता, इतना माहौल नहीं था। हमारी दफ़ा तो बड़ा रिलैक्स माहौल था, लोग बातें कर रहे थे, इवन अपनी आंसर शीट दिखा रहे थे और इन्विजिलेटर बिल्कुल नहीं रोक रहे थे। जब कोई चेकिंग वाला आता तो वो बता देते कि भाई प्लीज़ आप लोग शोर ना करें, बाकी जो मर्जी करें सादा लफ्ज़ों में। तो ऐसा है। तो अगर ये नहीं भी होता तो डज नॉट मैटर, और मैं समझता हूँ कि ये बड़ी गलत चीज़ है। आप लोग फोकस करें अपने पेपर पे, अपने क्वेश्चन पर अपना पूरी कंसंट्रेशन रखिए। आप इस माहौल से डिस्ट्रैक्ट ना हो और ना इसको ये समझें कि अच्छा ये बड़ा इजी माहौल है तो हम जैसे मर्जी बिहेव करें। नहीं, आप अपने पेपर पर फोकस करेंगे। सॉल्विंग द पेपर, आपको जब पेपर मिल जाएगा, आपको एक अटेंडेंस शीट वैसे भी मिलती है प्रिंटेड, और एक अटेंडेंस शीट आपको उस पे अटेंडेंस आपकी, आपकी जो रोल नंबर है आपने अपने आंसर शीट के ऊपर लिखना होगा उसकी हेडिंग पर। तो राइट योर नेम, CNSE नंबर एंड रोल नंबर केयरफुली, बड़ी एहतियात से देखिए। केयरफुली फिल द बबल्स व्हाइल राइटिंग योर रोल नंबर, जहां पर बबल आपने फिल करना रोल नंबर का, तो उस रोल नंबर को बड़ी एहतियात से आपने देखना है कि आपने किस तरह से अपना रोल नंबर फिल करना है। वहां से 0 से लेकर 9 तक ऑनवर्ड्स बबल्स होंगे, नीचे भी उसी तरह से होंगे। तो जो बबल है उसी को आपने फिल करना है। आगे मैं आपको दिखाऊंगा भी, उसकी एक सैंपल आंसर शीट है। हाउ टू मैनेज टाइम, सॉल्विंग द पेपर में दूसरा पॉइंट क्या है कि आपने अपने टाइम को कैसे मैनेज करना है। देखिए, आपको पेपर आता हो तो ये बहुत टाइम है। आपको अपने ही हॉल में ऐसे लोग भी मिलेंगे जो पहले 50 मिनट में पेपर सारा सॉल्व कर लेंगे। तो टाइम आपके पास बहुत होता है। लोग जो गलती करते हैं कि पहला क्वेश्चन नहीं आ रहा तो हाथ पांव फूल गए, फौरन से दौड़ते हैं, जल्दी जल्दी बबल फिल कर रहे हैं। भाई, आप पेपर लेने के बाद 2-4 मिनट रिलैक्स करें, कुछ भी नहीं होगा। आपके पास बहुत टाइम होता है एक बबल को फिल करने में, क्योंकि 5-7 मिनट नहीं लगते, इट टेक्स सेकेंड्स। तो ये सेकेंड्स का काम है बबल को फिल करना। और जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप ब्लैक बोर्ड पर, सॉरी व्हाइट बोर्ड पर लिखने वाला मोटा मार्कर ले जाएंगे, तो एक ही बार उसको टच करने से वो बबल फिल हो जाएगा। आपको वो बार बार उसे वो पूरी पेंसिल नहीं फेरनी पड़ेगी बबल पर। तो टाइम बहुत होता है आपके पास। आप इतना टाइम होता है कि आप 3 बार पेपर को पढ़ सकते हैं। तो रिलैक्स होके अपना आराम से पेपर स्टार्ट कीजिए। जो आपको आता है ठीक है, जो नहीं आता वो आपको थोड़ी देर बाद याद आने लगता है। तो कंफ्यूज मत हो। गलती यही करते हैं कि सोचते हैं कि अच्छा टाइम बहुत कम है, इस टाइम में 100 MCQs करने हैं, क्वेश्चन को पढ़ना भी है, चारों ऑप्शंस को भी पढ़ना है, फिर उसका बबल भी फिल करना है, तो पता नहीं कितना टाइम लगेगा। भाई, बहुत टाइम होता है आपके पास, बड़े आराम से विद इन टाइम आप अपना पेपर सॉल्व कर सकते हैं। बी केयरफुल वाइल फिलिंग द बबल्स, अब बबल्स फिल करते हुए मैंने आपको पहले स्टार्ट में बताया कि आपके पास स्केल का होना लाजमी है। फॉर एग्जांपल आप देखिए कि अगर आप नंबर 14 कर रहे हैं और आपने गलती से 14 का है बी, आपने गलती से 14 की जगह आपने इसको लगा दिया यहाँ पर 15 में बी लगा दिया, तो क्या होगा? जाहिर है कि वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात ये होगी
कि आप इसको स्केल रख के 14 है तो एक स्केल रखें यहाँ पर, और स्केल रखने के बाद आप बबल को फिल करें, ताकि ऐसा ना हो कि एक गलती यानी 14 में बी था, आपने गलती से 15 में बी को बबल फिल कर दिया और आपने इसको देखा भी नहीं, फिर अगले तमाम आंसर्स में आप ऐसे करते गए तो आपके फिर सारे आंसर गड़बड़ हो गए, या कम से कम 2-4 तो लाजमी हो गए। तो आपके पास इतना टाइम होगा, आप अपनी बबल वाली आंसर शीट को अपने क्लिपबोर्ड पर लगाएं, अपना मार्कर अपना स्केल अपने पास रखें, जो क्वेश्चन आपको आता है उसके सामने स्केल रखें और उस बबल को फिल कर दें। सॉल्विंग द पेपर आंसरिंग क्वेश्चन फिलिंग बबल्स, फेज 1, फेज 2, फेज 3। इससे क्या मुराद है? पहले फेज में आप सिर्फ वो क्वेश्चंस कीजिए जिनके बारे में आप डेड श्योर हैं कि ये आपको आते हैं, 100% ठीक है। अमूमन ये क्वेश्चन 35 से 40 के दरमियान होते हैं, ठीक है। जिनके बारे में आप डेड श्योर हैं कि ये बिल्कुल ठीक है, आप पहले उनको कर लीजिए। जो आप नहीं कर रहे, आप चाहें तो अपनी लेड पेंसिल भी साथ रखें और अपनी बबल शीट पर भी एक छोटा सा निशान लगा लें कि ये आपने अभी करने हैं, और अपने क्वेश्चन पेपर पर भी आप अपनी मार्कर से निशान लगा लें कि ये आपके रहते हैं। फेज 2 में आप ऐसे क्वेश्चंस को कीजिए जिनके बारे में आपको पता है कि यार 4 ऑप्शन है, 4 में से 2 तो लाजमी तौर पर गलत हैं, 2 में से कोई एक ठीक है। आप देखिए कि पहले मरले में जब आप 35-40 ऐसे क्वेश्चन कर लेंगे जो आपके बिल्कुल ठीक है, तो आपका मोराल लाजमी तौर पर अप होगा। और सेकंड फेज के वो क्वेश्चन जिसमें आपको पता है कि 2 तो लाजमी तौर पर गलत है और बाकी 2 में से कोई एक ऑप्शन ठीक है, यानी 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन तो लाजमी तौर पर गलत है और बाकी 2 में से कोई एक ठीक है, तो फिर आपको याद आ जाएगा कि अच्छा नहीं ये गलत है और एक ही ठीक है। जब आप इस फेज को भी कंप्लीट कर लें तो है थर्ड फेज। थर्ड फेज में आपको कोई अंदाजा नहीं होता, आप कहते हैं यार एक ऑप्शन गलत है, बाकी 3 का मुझे नहीं पता कि तीनों में से ठीक कौन सी है। यहां पर आपने तुक्के नहीं मारने, क्योंकि पहले मरले में फेज 1 में आप 35 से 40 क्वेश्चन कर चुके, बहुत बेहतरीन हो गया। फेज 2 में आपको मजीद 10-15 क्वेश्चन मिल गए, आपका स्कोर पहुंच गया 55 से 60 तक, ये एक बेहतरीन स्कोर है। आप देखेंगे कि 80-85 से ज़्यादा स्कोर नहीं होगा, ये मैक्सिमम स्कोर होगा किसी भी सब्जेक्ट का, अदर देन इस्लामियात और ये वो सब्जेक्ट जहाँ पर एप्लीकेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, पंजाबी है, उर्दू है या सराइकी है, तो मे बी इनका स्कोर 90 प्लस में जाए, अदरवाइज 85-86 तक स्कोर जाएगा, इससे ऊपर शायद नहीं जाएगा। तो आप ये कीजिए, जब आप 60 तक सेफली पहुंच गए उसके बाद है फेज 3, वो ऐसे क्वेश्चंस जिन पे आपको पता है कि एक ऑप्शन गलत है, बाकी तीनों में से कौन सा ठीक है आपको नहीं पता। तो आप अपना टाइम लीजिए, रिलैक्स हो, आप सोचने की कोशिश कीजिए कि तीनों में से कौन सी ऑप्शन ठीक हो सकती है। अब आप देखिए कि आप मैक्सिमम कितना रिस्क ले सकते हैं ऐसे आंसर्स के तुक्का लगाने में। अगर आप समझते हैं कि आपने 60 ऐसे क्वेश्चन किए हैं जिनमें से 55 लाजमी तौर पर ठीक हैं, फेज 1 वाले और फेज 2 वाले, तो 55 आपके लाजमी तौर पर ठीक हैं, पीछे आपके बचे 45 में से अगर आप 45 पे तुक्के लगाते हैं और वो 45 के 45 गलत हैं, लेट से अल्लाह ना करे, तो आपके कितने मार्क्स गए? आपके 45 मार्क्स गए, ठीक है? नहीं, हर मिस्टेक पर आपका 0.25 जाना है। अगर 40 में से आप सब पे तुक्का लगाते हैं, उसमें से आपके 10 ठीक हो गए, आपके 10 नंबर, और अगर 30 गलत हो गए तो वो भी माइनस होंगे, ठीक है। तो लोग गलती क्या करते हैं, कहते हैं अच्छा 0.25 है, सब पे ABCD करके लगा देते हैं, अल्लाह मालिक है, या कोई से 2 ऑप्शन लगा देते हैं, किसी पे 5-6 ऑप्शन तो ठीक होंगी। तो ये वो गलती है जो आपके बिल्कुल ठीक आंसर्स को भी बहुत पीछे ले जाती है। लिहाजा मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि थर्ड फेज में आप अगर तुक्के लगाएं तो 5-10 क्वेश्चन से ज्यादा ना लगाएं, क्योंकि अगर गलत हो गया तो वो आपके स्कोर को बहुत नीचे ले आएगा। तो यही तरीका है नेगेटिव मार्किंग से बचने का। मैंने जब लास्ट टाइम दिया था तो मैंने यानी फेज 1, फेज 2, फेज 3 तीनों में
मैंने 85-86 क्वेश्चंस किए थे, बाकी 14-15 मैंने छोड़ दिए थे, मैंने टिक ही नहीं किए क्योंकि वो मुझे आते ही नहीं थे। इसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सिलेक्शन हुई है। तो 2012 में मेरी सिलेक्शन हुई। तो मैं आपसे ये सजेस्ट करूंगा कि बिला वजह तुक्के ना लगाएं और आप मेंटली प्रिपेयर रहें कि 100 के 100 सवाल आपको नहीं आते होंगे, क्योंकि पीपीएससी हर साल हर सेशन में पेपर का जो डिफिकल्टी लेवल है वो बढ़ाता जा रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स बढ़ते जा रहे हैं। तो पीपीएससी एक स्कीम ज़ाहिर उसकी है कि उन्होंने हर सीट के अगेंस्ट 5 लोगों को बुलाना है इंटरव्यू के लिए। तो ऐसा नहीं होगा कि पेपर बहुत आसान हो और फिर 15-20 हज़ार लोग पास कर लें 30 हज़ार में से, ठीक है, या 80% एप्लीकेंट जो है वो पेपर पास कर लें, तो ऐसा नहीं होगा। ज़ाहिर है पेपर का डिफिकल्टी लेवल ऐसा होगा कि 30% लोग उस पेपर को पास कर सकें और फिर उनको आगे कॉल किया जाए इंटरव्यू के लिए। तो ये छोटी छोटी टिप्स हैं, ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं जो हम करते हैं, जिसकी वजह से हमारा स्कोर बहुत नीचे आ जाता है। तो आई होप कि आपको इस वीडियो से यकीनन बहुत फ़ायदा पहुंचेगा। थैंक यू सो मच। अपने कमेंट्स में अपनी फीडबैक बताइएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।